हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब घर में सेफ होंगे। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंटिंग चैप्टर 2 का लेक्चर 5। इससे पहले भी हमने 4 लेक्चर इस चैप्टर के करे हैं। अगर आपको उन 4 लेक्चर में या इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आइए हम पहले देख लेते हैं हमने फर्स्ट 4 लेक्चर्स में कौन कौन से टॉपिक कवर करे हैं। Assets, liability, capital, expenses, income, revenue, expenditure, debtors, creditors, bill receivable, bill payable, cost, gain, purchase return, sales and sales return। ये सारे टॉपिक जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, ये सारे टॉपिक हम अपने फर्स्ट टू 4 लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? स्टॉक्स, लॉस, प्रॉफिट, वाउचर, डिस्काउंट, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड ड्राइंग, ये सब हम टॉपिक अपने आज के लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए बिना देरी के हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्या होता है? इन अकाउंटिंग स्टॉक रेफर्स टू द गुड्स ऑन हैंड व्हिच इज टू बी सोल्ड टू कस्टमर्स। अकाउंटिंग में स्टॉक क्या होता है? वो गुड्स या सर्विसेज जो हमारे पास होती है, हमारे हाथ में होती हैं, जिनको हम क्या करते हैं, कस्टमर को बेचते हैं। स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेंट्री। स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहा जाता है। आगे स्टॉक को फर्दर क्लासिफाई कर दिया है दो तरह में। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, वो स्टॉक जो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास होगा, उसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। Opening stock is the amount and value of materials that a company has available for sale or use at the beginning of an accounting period. क्या कह रही है? ओपनिंग स्टॉक जो होती है वो एक ऐसी अमाउंट है या ऐसी वैल्यू है रॉ मटेरियल या मटेरियल की जो कंपनी के पास सेल के लिए अवेलेबल होता है एट द बिगनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, एक ईयर के स्टार्टिंग में। हमें पता है कि हमारा अकाउंटिंग फाइनेंशियल पीरियड जो हम लोग फॉलो करते हैं वो क्या होता है? अप्रैल टू मार्च का पीरियड हम लोग फॉलो करते हैं। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज, वो रॉ मटेरियल, वो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक जो हमारे पास फर्स्ट अप्रैल ऑफ एवरी ईयर होगी, दैट विल बी नोन एज आवर ओपनिंग स्टॉक। आई होप आपको ओपनिंग स्टॉक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम एक क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, शायद आपका उससे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक इज द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री दैट अ बिजनेस स्टिल हैज इन हैंड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, ऐसा अमाउंट ऑफ स्टॉक जो बिजनेस के पास अभी भी बचा हुआ होता है एट द एंड ऑफ इट्स अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के एंड में भी जो गुड्स और सर्विसेज हमारे पास बचे हुए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। दिस इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री। ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं? इसमें रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है और फिनिश्ड गुड जिसको हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं वो होता है। हमारा क्लोजिंग स्टॉक कब कैलकुलेट किया जाता है? 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आई होप आपको उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज आई एम अ बिजनेसमैन। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास 100 यूनिट्स ऑफ बॉटल है। 100 यूनिट्स ऑफ बॉटल मैंने प्रोड्यूस करी है टू सेल इन एन अकाउंटिंग ईयर। मेरा अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 2021 से जो मेरा ईयर स्टार्ट हुआ है 31 मार्च 2022 तक का। ठीक है, अब जो 1 अप्रैल पे मेरे पास था क्या था? 100 बॉटल्स थी जो मैंने प्रोड्यूस करी है, दैट विल बी टर्म्ड एज मेरा ओपनिंग स्टॉक। और मैंने पूरे साल में सपोज 80 बॉटल्स की सेल कर दी, तो बचा कितना? 20 का जो बैलेंस बचा, जो 20 मेरे पास एट द एंड ऑफ द ईयर मींस 31 मार्च 2022 में बचा, वो मेरा क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, थोड़ी सी ट्रिकी चीज है। अब जो मेरा 31 मार्च 2022 को क्लोजिंग बैलेंस था क्या था? 20 बॉटल्स, वो मेरा 1 अप्रैल 2022 को क्या हो जाएगा? मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है। जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर का क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक होगा। आई होप आपको इस एग्जांपल से ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अपने आज के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, raw materials and work in progress are distinct category in financial accounting for business inventory. raw material और वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? दोनों अलग अलग कैटेगरी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, एक बिजनेस की इन्वेंट्री को इन्वेंट करने की, स्टॉक को प्रोड्यूस करने की। When labor or other capital equipment
इक्विपमेंट इज मिक्स्ड विद रॉ मटेरियल्स, जब हम लेबर और कैपिटल उस पे इम्प्लॉय कर देते हैं, इक्विप कर देते हैं अपने रॉ मटेरियल पे, तो रॉ मटेरियल टर्न्स इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस। अल्टीमेटली फिनिश्ड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड फॉर रेवेन्यू। एट द एंड क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस के बाद हमारा फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस होता है और वो क्या होता है? हमारे रेवेन्यू के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। सपोज आई एम अ बिजनेस ओनर, मैं बिजनेस ओनर हूँ, मैं वुड का बिजनेस करती हूँ, लकड़ियों का मेरा बिजनेस है। और वुड मेरे लिए क्या होगा? मेरा लकड़ियों का बिजनेस है तो वुड मेरा क्या होगा? रॉ मटेरियल। ऑब्वियसली मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरे को स्टॉक भी रखना पड़ेगा। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मेरा क्या हो गया? वुड। वर्क इन प्रोग्रेस, जब मैं उस वुड पे ऐसे पड़े पड़े तो वो दरवाजे नहीं बन जाएंगे, ऐसे पड़े पड़े तो वो बेड नहीं बन जाएंगे, ऐसे पड़े पड़े तो वो कंप्यूटर टेबल्स नहीं बन जाएंगे। मुझे उस पर क्या करना पड़ेगा? आइडिया लगाना पड़ेगा, लेबर लगानी पड़ेगी और अपना पैसा लगाना पड़ेगा, कैपिटल लगाना पड़ेगा। जब मैं उस वुड पे लेबर और कैपिटल लगा दूंगी तो क्या होगा? वो जो प्रोसेस होगा वुड का किसी आउटपुट में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। एट द एंड जब वो वर्क इन प्रोग्रेस खत्म हो जाएगा, वुड क्या हो जाएगी? वुड जो थी, लकड़ी जो थी, वो क्या हो गई? प्रॉपर चेयर में कन्वर्ट होगी, बेड में कन्वर्ट होगी, डोर्स में कन्वर्ट होगी। तो वो जो फिनिश्ड गुड है दैट विल बी नोन एज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। आई होप आपको यहाँ तक ये तीनों पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, लॉस। लॉस से पता है, लॉस नाम से ही पता है, हानि। भाई मेरा नुकसान हो गया, नुकसान। A loss is a reduction in value that is not related to earning revenue. लॉस क्या है? ऐसी रिडक्शन वैल्यू में, पैसे में या किसी भी चीज में जो कि हमारे रेवेन्यू से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती, जो कि हमारे प्रॉफिट से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस जनरेट्स अ लॉस व्हेन इट सेल्स ऑफ मशीनरी फॉर अ प्राइस दैट इज लोअर देन इट्स कैरिंग अमाउंट। एक बिजनेस को लॉस, जस्ट फॉर एग्जाम्पल है ये, एक बिजनेस को लॉस कब होता है? जब जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है? अपनी मशीनरी को खरीदी उसने हायर प्राइस पे थी लेकिन वो लोअर प्राइस पे उसको सेल कर देता है, तो वो जो डिफरेंस होता है दैट विल बी टर्म्ड एज आवर लॉस। चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? फायदा। नाम से ही पता चल रहा है, फायदा। प्रॉफिट इज द पॉजिटिव अमाउंट। प्रॉफिट क्या होती है? हमारी पॉजिटिव अमाउंट होती है, जो कि किस में मिलती है, कब बचती है? रिमेनिंग आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द रेवेन्यूज जनरेटेड ओवर अ डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। प्रॉफिट एक ऐसी पॉजिटिव अमाउंट है जो हमारे पास बचती है, कब? जब हम सारे एक्सपेंसेस, अपनी सारी लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं हमारे रेवेन्यू में से, हमारे प्रॉफिट में से जो हम सारी लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं उसको हम बोलते हैं हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाउचर। इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानेंगे, जस्ट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे क्योंकि इसका एक अलग से चैप्टर आएगा, चैप्टर 4, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। A voucher is a document that contains details of the financial transaction and is required for recording the same into the books of account. वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंटेन करता है, उसके पास हमारी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स होती हैं जिसको हम रिकॉर्ड करने एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द ईयर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए हेल्प में लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? A sales discount is a reduction in the price of a product or service that is offered by a seller in exchange for early payment by a buyer. सेल क्या होता है? डिस्काउंट क्या होता है? ये ऐसी रिडक्शन होती है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में और सर्विस के प्राइस में जो हमें सेलर देता है किसी भी अपने बायर को, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। अब हम पढ़ेंगे डिस्काउंट की भी। डिस्काउंट को भी फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? अ ट्रेड डिस्काउंट इज द अमाउंट बाय व्हिच अ मैन्युफैक्चरर रिड्यूसेस द रिटेल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट व्हेन इट सेल्स टू अ रीसेलर रेदर देन टू द एंड कस्टमर। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो एक मैन्युफैक्चरर, एक बिजनेसमैन देता है या तो होलसेलर को या रिटेलर को, किस मकसद से कि वो उस प्रोडक्ट को, वो जो गुड्स वो ले रहे हैं वो उसको क्या करेंगे? रीसेल करेंगे। उस रीसेलिंग पर्पस को ध्यान में रखते हुए जो मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट देता है अपने होलसेलर या रिटेलर को, उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। द सेलर वुड नॉट रिकॉर्ड अ ट्रेड डिस्काउंट इन इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जो सेलर है वो ट्रेड डिस्काउंट को अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मेंटेन नहीं करता है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है,
ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा बल्क परचेजिंग पे मिलता है। मैं अगर शॉप पे जा रही हूँ तो मेरे को एक टूथपेस्ट चाहिए होगा या 2 टूथपेस्ट चाहिए होंगे, लेकिन एक होलसेलर अगर परचेज करने जा रहा है तो उसे बल्क में टूथपेस्ट चाहिए होंगे और हर कैटेगरी के हर वैरायटी के टूथपेस्ट चाहिए होंगे, तो मैन्युफैक्चरर उसको डिस्काउंट देगा, मुझे डिस्काउंट नहीं देगा। नेक्स्ट हमारा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट refers to an incentive that a seller offers to a buyer in return for paying a bill before the scheduled due date or payment made in cash। कैश डिस्काउंट नाम से पता चल रहा है वो डिस्काउंट जो हमें तब मिलता है जब हम किसी भी चीज की कैश पेमेंट करते हैं, और ये हमेशा बायर को दिया जाता है, और इसको कौन देता है? रिटेलर बायर को देता है। ओके फ्रेंड्स, एक मैंने छोटा सा चार्ट बनाया है, आई होप उससे आपको समझ में आएगा कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, बायर। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर खरीदेगा, होलसेलर से रिटेलर खरीदेगा, रिटेलर से बायर खरीदेगा। अब जो डिस्काउंट होलसेल मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को मिलेगा, जो डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देगा उसको हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि वो बल्क परचेज करेगा। होलसेलर जो रिटेलर को देगा वो भी क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि रिटेलर भी एक एंड तक बल्क परचेज ही करता है। लेकिन जो रिटेलर बायर को डिस्काउंट देगा वो क्या होगा? कैश डिस्काउंट। आई होप आपको डिस्काउंट का टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है? इन अकाउंटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, is an event that must measurable in terms of money and that essentially impact the financial position of business। इन अकाउंटिंग अकाउंट्स में हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलते हैं जो हर चीज का रिकॉर्ड रखती है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, मनी की टर्म में जो अपने पास रिकॉर्ड रखती है उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बाय मेकिंग अ जर्नल एंट्री ऑफ अ बुक कीपर और द अकाउंटेंट। हर ट्रांजेक्शन जो होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है? जर्नल एंट्री के तौर पे बनाई जाती है, जो कि बुक कीपर और अकाउंटेंट बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स आर एनी अमाउंट द ओनर विड्रॉज फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स हर वो अमाउंट जो एक ओनर ऑफ द बिजनेस अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। इन सच केस ओनर्स रिसीव मनी फ्रॉम द बिजनेस विया डिविडेंड्स और शेयर होल्डर सैलरी। लेकिन ओनर्स को क्या होती है? जो पैसा मिलता है वो बिजनेस से वो किस शेप में मिलता है? या तो उसको डिविडेंड मिलता है या शेयर होल्डर के तौर पे सैलरी मिलती है। आई होप गाइस आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बाकी की भी वीडियोस देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।